जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट पे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी उस पर पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है। तो मैं पॉलिटिकल साइंस जो राजनीतिक शास्त्र हमारा पेपर कोड है 201 उसके संबंध में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा, जिसमें हम लगभग 200 प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन आप बने रहिएगा वीडियो पर और उस परीक्षा के दृष्टिकोण से हम क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतंत्र के मुख्य तत्व कौन से हैं। तो आपको बताना है दोस्तों लोकतंत्र के मुख्य तत्व कौन से हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया है ऑप्शन में राजनीतिक दलों का होना, दूसरा है नियमित चुनाव का होना। तो दोस्तों जो लोकतंत्र के मुख्य तत्व होते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर राजनीतिक दल ही नहीं होगा तो हम चुनाव किसका करेंगे, और नियमित चुनाव का होना, ये दोनों हमारे क्या हैं, उसके मुख्य तत्व हैं। ठीक है दोस्तों, तो अर्थात हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात लोकतंत्र के मुख्य तत्व राजनीतिक दलों का होना और नियमित चुनाव होना, उपयुक्त दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश देशों में लोग किस शासन व्यवस्था को पसंद करते हैं। तो विश्व में जो अधिकांश देश होते हैं वो किस शासन व्यवस्था या किस शासन व्यवस्था को पसंद करते हैं, तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था को पसंद करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतंत्र की विशेषता है। तो लोकतंत्र की क्या विशेषता है दोस्तों, तो लोकतंत्र की विशेषता जनता का शासन, पहला, दूसरा है लिखित संविधान, ठीक है, तीसरा है समानता का सिद्धांत। ये तीनों क्या है, लोकतंत्र की विशेषता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो लोकतंत्र की विशेषता होती है ये तीन होती है, जनता का शासन, लिखित संविधान, समानता का सिद्धांत। उपयुक्त सभी हमारे क्या होंगे, सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। आपको बताना है कि कौन लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है, तो वो है व्यक्ति विशेष की सत्ता। क्या है दोस्तों, व्यक्ति विशेष की सत्ता जो होती है वह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। जैसे लोकतंत्र में क्या क्या होता है, संविधान होता है, क्या होता है दोस्तों, पहला संविधान होता है, चुनाव होता है, राजनीतिक दल होते हैं, ये तीनों होते हैं। जबकि जो व्यक्ति विशेष की सत्ता होती है ये नहीं होता है, तो हमारा लोकतंत्र से मेल नहीं खा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो एक लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार में कौन सी कमी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसमें कौन सी कमी पाई जाती है, तो पहला है कम कुशल व्यवस्था, दूसरा है सुस्त व्यवस्था, चौथा है उपयुक्त दोनों। तो हमारा ऊपर के दोनों जो होते हैं वह सरकार की कमी पाई जाती है कि कम कुशल व्यवस्था, मतलब जो उसकी व्यवस्था है वह उसमें कुशलता नहीं है, और सुस्त व्यवस्था है अर्थात एक्टिव नहीं है जो भी उसकी व्यवस्थाएं हैं। तो ये क्या होती है, सरकार की कमी होती है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में यही कमी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजनीतिक सुधार का आकर्षक तरीका है। तो राजनीतिक सुधार का जो आकर्षक तरीका है वह है कानून तरीके। क्या है दोस्तों, कानून तरीके। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक स्थापित लोकतंत्र के सामने कौन सी चुनौती है। तो प्रत्येक स्थापित लोकतंत्र के सामने कौन सी चुनौती है दोस्तों, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। कौन सी चुनौती दोस्तों, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती है। अगला हमारा है क्वेश्चन दोस्तों, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता उनके हाथों में होती है। तो लोकतंत्र जो होता है वो ऐसी पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता किसके हाथों में होती है, तो जनता के हाथों में होती है। ठीक है दोस्तों, भले ही चाहे कोई कुछ भी कर ले, वह सारी जो सरकार बनने का जो अंतिम जो सत्ता होता है वह जनता के हाथों में ही रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। तो राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी जो है वह लोकतंत्र है। क्या है दोस्तों, लोकतंत्र ही राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा है क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश और लोकतांत्रिक देश है। आपको इन क्वेश्चन को देख करके बताना है कि कौन सा देश मतलब ये क्वेश्चन दोस्तों मिसप्रिंट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन सही नहीं बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो दिया गया है ये सही नहीं बनाया गया है। अगला हमारा इसी क्रम में देखना है कि लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें, तो आपको बताना है कि जो लोकतंत्र है एक शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, शासकों का चुनाव जनता करती है, अर्थात लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। ठीक है, न कि शासकों का चुनाव एक प्रतिनिधिमंडल करता है, ये सही नहीं है। ठीक है,
और दूसरा है शासक स्वयं करते हैं, ये भी गलत है। तीसरा है इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा शासकों का चुनाव जनता करती है, यह ऑप्शन क्या है हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है। तो जो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है वह किसके पास होती है, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास। किसके पास, तो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास। ठीक है, अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन, किसने कहा है कि लोकतंत्र राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। तो किसने कहा है कि लोकतंत्र जो होता है वो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है, तो जे.एस. मिल ने कहा है कि जो लोकतंत्र है वो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। ठीक है, चरित्र का निर्माण करता है। अगला हमारा क्वेश्चन, किसने कहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन। तो ये हम लोग काफ़ी फेमस वर्ड मतलब सेंटेंस है जो हम लोग अक्सर करके छोटे क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जनता के द्वारा मतलब दिए गए वो जो होता है, ये जो सेंटेंस है ये किसका है, तो अब्राहम लिंकन का है कि लोकतंत्र जो है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, लोकतंत्र होता है। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन की यह बात कही गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण क्या है। तो लोकतंत्र का जो सबसे अच्छा गुण क्या है दोस्तों, तो नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। तो लोकतंत्र की सबसे अच्छा गुण क्या है, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है। तो लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। क्या है दोस्तों, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से पता चलता है। लोकतंत्र में असमानताएं जो होती हैं, असमानताएं मौजूद हैं। अर्थात लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं का अध्ययन करने से हमें यही पता चलता है कि लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। अर्थात इन सबको देख करके, उनको पढ़ करके पता चलता है कि लोकतंत्र में क्या है, असमानताएं भी मौजूद हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजनीतिक समानता का सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। तो राजनीतिक समानता का सर्वश्रेष्ठ गारंटी जो है वो आपको न कि अल्पतंत्र में मिलेगा, न तानाशाही में मिलेगा, न अभिजात तंत्र में मिलेगा। वो किस में मिलेगा, तो लोकतंत्र में मिलेगा। राजनीति समानता का सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा है कि स्वतंत्रता पश्चात, ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता पश्चात भारत में किस वर्ष लोकतंत्र की शुरुआत हुई। तो मतलब स्वतंत्रता के बाद जब भारत में किस वर्ष लोकतंत्र की शुरुआत हुई, तो 1950 में। कब हुई, 1950 में, स्वतंत्रता के बाद। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि बुनियादी चुनौती में इनमें से कौन शामिल नहीं है। आपको पढ़ करके पता चल जाएगा कि जैसे पहला कह रहा है कि मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन को हटाना। दूसरा है लोकतंत्र की संस्थाओं और कार्यों को मजबूत बनाना। तीसरा है सेना और सरकार को नियंत्रण करने से दूर रखना। चौथा है एक संप्रभु और कार्यात्मक राज्य के खिलाफ काम करना। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि जो कहा है कि बुनियादी चुनौती में इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो यही शामिल नहीं है कि एक संप्रभु और कार्यात्मक राज्य के खिलाफ काम करना। यही हमारा चुनौती में क्या है, शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी सब शामिल है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक संप्रभु और कार्यात्मक राज्य के खिलाफ काम करना। ठीक है, तो जो यह एक संप्रभु कार्यात्मक राज्य के खिलाफ काम करना लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती है। क्या है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की यह चुनौती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजनीति को सुधारने के तरीकों के बारे में सोचना बहुत लुभावना है। ठीक है, तो यह जो आपको भरना इसमें कि राजनीति को सुधारने के लिए तरीकों में, मतलब जो तरीकों में कौन सा ऐसा तरीका है जो उसको सुधारने के लिए बहुत लुभावना है, तो वह है कानूनी तरीका। कानूनी तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, राजनीति को सुधारने की बहुत लुभावना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि दुनिया में कम से कम 1/4 देशी को किस प्रकार को चुनौती का सामना करना पड़ता है। अर्थात इसमें यह कह रहा है कि दुनिया में कम से कम 1/4 देशों को किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जो 1/4 दुनिया में देश हैं वो किस चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती को। तो जो लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती है, इस चुनौती को दुनिया में 1/4 देश क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं चुनौती का। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चुनौती के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना है कि चुनौती के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका पहला क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा, किसी भी प्रकार की समस्या या कठिनाई का चुनौती कहा जाता है। किसी प्रकार की समस्या या कठिनाई को चुनौती कहा जाता है, यह कथन सत्य नहीं है। ठीक है, बाकी सब हमारे सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि राजनीति को सुधारने के लिए तरीकों को
बारे में सोचना बहुत लुभावना है। जो राजनीति को सुधारने के लिए तरीकों को, मतलब यह फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो वह होता है कौन सा तरीका है, कानूनी तरीका। जो कानूनी तरीका होता है दोस्तों, वो राजनीति को सुधारने के लिए क्या होता है, बहुत लुभावना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा किया गया है। तो भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा किया गया है, तो वह है 22। ठीक है दोस्तों, 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी जो संघवाद होता है उसकी प्रमुख विशेषताओं में नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला ऑप्शन हमारा नहीं है, जैसे कि सरकार के किसी एक स्तर से संविधान को एक तरफा बदला जाना, अर्थात सरकार के किसी एक स्तर से संविधान को एक तरफा बदला जाना, यह क्या है, संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी हमारा है, अगला हमारा है संघीय प्रणाली का मूल उद्देश्य क्या है। तो आपको बताना है कि जो संघीय प्रणाली का मूल उद्देश्य क्या है, तो वह है हमारा क्षेत्रीय विविधता की समायोजिता करना, दूसरा होता है देश की एकता को सुरक्षित रखना। ये दोनों हमारे क्या हैं, संघीय प्रणाली के मूल उद्देश्य हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा साथ रहकर संघ का उदाहरण नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा साथ रहकर संघ का उदाहरण नहीं है, तो वह है स्विट्जरलैंड संघ का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन साथ आकर संघ का उदाहरण नहीं है। तो जो निम्न में से साथ आकर कौन सा संघ का उदाहरण नहीं है, तो यूएसए। ठीक है, यूएसए अमेरिका जो है वह संघ का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है, तो वह है कानूनी और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था जो है वो क्या है, संघ सूची का विषय नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है, बाकी सारे जो मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी मामले, ये सारे क्या है, संघ सूची के विषय हैं, जबकि कानूनी विषय व्यवस्था नहीं है। निम्न में से किस देश में सरकार का संघीय रूप है। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस देश में सरकार का संघीय रूप है, तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में सरकार का संघीय रूप है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में संघवाद की प्रणाली को किस देश के संविधान में ग्रहण किया गया है। तो भारत में संघवाद प्रणाली को किस देश में संविधान में ग्रहण किया गया है, तो कनाडा। ठीक है दोस्तों, किसमें, कनाडा में ग्रहण किया गया है। ठीक है दोस्तों, भारत में संघवाद की प्रणाली को किस देश संविधान में ग्रहण किया है, तो कनाडा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो है दोस्तों हमारा कृषि भूमि पर कर। ठीक है, जो कृषि भूमि पर जो कर है वो नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्या भारतीय संविधान में संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो नहीं। जो भारतीय संविधान है उसमें क्या संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो ऑप्शन हमारा ख सही होगा, नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संघ सूची में कितने विषय शामिल किया गया है, तो 97 सूचियों को शामिल किया गया है संघ में। संघ सूची में कितने विषय को शामिल किया है, तो 97। ठीक है दोस्तों, अगला है राज्य सूची में कितने विषय को शामिल किया गया है, तो राज्य सूची में आपको बता दें दोस्तों 66। ठीक है दोस्तों, राज्य सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है, तो 66 विषयों को शामिल किया गया है। अगला है दुनिया में कितने देशों में संघीय शासन की व्यवस्था है, तो 25 देशों में संघीय शासन की व्यवस्था है दुनिया में। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा है कि संघ में राज्यों के बीच शक्तियों में परिवर्तन के लिए संसद में कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो जो संसद में विधि अपनाई जाती है वो कौन सी विधि अपनाई जाती है, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत तथा आधे राज्यों का विधानसभा की स्वीकृति द्वारा। अर्थात दोनों सदनों में 2/3 बहुमत होना चाहिए और आधे राज्यों के विधानसभा की स्वीकृति के द्वारा क्या किया जाता है, राज्यों के बीच शक्तियों के परिवर्तन के लिए संसद में यही विधि अपनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि संविधान की संघ सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय है, तो क्या है, उपयुक्त सभी। अर्थात बैंकिंग और विदेशी मामलों और डाक प्रतीक्षा की सुविधा, ये सारे क्या हैं उसमें विषय सम्मिलित हैं। और अब तक का हमारा ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हम कल देखेंगे और इसके आगे के जो मतलब PDF के जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। वीडियो जाके ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं यहीं पे वीडियो को रोक रहा हूँ ताकि आप लोगों को बोरिंग भी नहीं महसूस होगा और आसानी से हम सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों
ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के 2 या अधिक स्तर पाए जाते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था ये ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें 2 या इससे अधिक स्तर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पॉलिटिकल साइंस। ठीक है दोस्तों, POL पोस्ट कोड POL PGO। तो आपको मैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।